हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो सीरीज में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880 फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेक्शन 5 मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो बात करता है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट। वो राइटिंग में होना चाहिए, इन राइटिंग, कॉन्टेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे ऑर्डर आपको लिखा मिलेगा, अनकंडीशनल ऑर्डर, और प्रोमिसरी नोट में मिलेगा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है कि अनकंडीशनल प्रोमिस, और अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 होते हैं, एक तो मेकर होता है प्रोमिसरी नोट का, और एक पेई होता है जिसको पैसे मिलेंगे, और जो पैसे दे रहा है वो खुद ही प्रोमिस करता है कि मैं बी को इतने पैसे दूंगा या फिर मैं बियरर को इतने पैसे दूंगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा ड्रॉवर, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा होगा, और एक ड्रॉई जिसको पैसे देने हैं। यहाँ पे ए क्या बोलेगा? बी को डायरेक्ट करेगा कि तुम सी को पैसे दे दो। बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बनाएगा? वो बी को डायरेक्ट करेगा ए कि तुम सी को इतने पैसे दे दो। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ड्रॉवर जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, एक ड्रॉई जिसको पैसे देने हैं, और एक पेई जिसको पैसे मिलेंगे। अब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक टाइप है चेक। उसमें क्या हो जाएगा, हमेशा ड्रॉई जो है ना वो कोई ना कोई बैंक रहेगा। सपोज करो कि मेरा एसबीआई में अगर अकाउंट है, तो एसबीआई मेरे को चेक बुक दे देगी इस तरीके से बना करके, और उसमें चेक बुक जो हमेशा ड्रॉई रहेगा वो कौन रहेगा? उस केस में एसबीआई बैंक रहेगा। एसबीआई से पैसे मिलेंगे किस जिसके भी नाम पे मैं उसको चेक को बनाऊंगा उसको। देखो, यहाँ पे ऊपर बेयर टेक्स्ट है और नीचे मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिखा हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई भी वर्ड में कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इसके नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप नाम से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, @906 से। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात सुनते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कह रहा है। राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये, साइंड बाय मेकर। ऑब्वियसली जो बना रहा होगा उसको साइन करेगा, और ये क्या करता है? डायरेक्ट करता है एक सर्टेन पर्सन को टू पे ए सर्टेन सम। एक स्पेसिफाइड पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि वो ए ने डायरेक्ट किया बी को कि तुम सी को, या फिर सी के ऑर्डर पे, जो मतलब सी डायरेक्ट करेगा किसी को कि तुम जाके पैसे रिसीव कर लो, ओ को बोल दिया जाके कि वो पैसे ले लो बी से। या फिर ये बियरर भी हो सकता है। देखो, दोनों ही केस में, प्रोमिसरी में भी, प्रोमिसरी नोट में भी, और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, दोनों ही केस में ऑर्डर पे भी हो सकता है और बियरर पे भी हो सकता है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दिया था कि किस तरीके से ऑर्डर पे होता है और बियरर पे होता है। एक तो अनकंडीशनल होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी के रिगार्डिंग होना चाहिए, जिस तरीके से प्रोमिसरी नोट में भी मेंशन है कि कोई भी काइंड या किसी चीज़ के लिए प्रोमिस नहीं कर सकते आप, सिर्फ मनी के लिए ही कर सकते हो। तो इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सिर्फ मनी के रिगार्डिंग ही होता है। टू ऑर्डर ऑफ और सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या तो एक सर्टेन पर्सन को, सपोज करो बी को बी के लिए बना दिया, या तो फिर बोलेंगे कि बी के ऑर्डर पे कोई भी और पर्सन सी उसको जा करके ले लेगा, ठीक है। या फिर बियरर होगा, मतलब बस सिग्नेचर करके छोड़ देंगे, और जो भी उसका होल्डर होगा वो जा करके पैसे ले सकता है। अब ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं, ये तीनों के तीनों पैराग्राफ सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हैं, इसमें लिखा भी है, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करके नीचे लिख दिया है। अब ये देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ए प्रोमिस और ऑर्डर, यहाँ पे प्रोमिस का मतलब है प्रोमिसरी नोट, ऑर्डर का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। टू पे इज नॉट कंडीशनल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 बाय रीजन ऑफ time for payment of the amount or any installment thereof being expressed to be on the lap of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectations of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। ये कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है? मतलब
हम ये मानेंगे कि वो अनकंडीशनल है किन सर्कमस्टांस में, अगर कोई इवेंट ऐसी है जो होगी ही होगी, भले ही उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए या टाइम हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा, जैसे कि डेथ। डेथ किसी भी पर्सन की वो हमेशा सर्टेन है, कभी ना कभी तो होगी ही होगी, भले ही उसके लिए टाइम ज़्यादा लग जाए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं कर रखा है। सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को कि जब सी की डेथ हो जाएगी तो मैं 10,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। अब इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कंडीशनल हो गया है। ये अभी भी अनकंडीशनल ही रहेगा, क्योंकि डेथ क्या है, एक सर्टेन है, डेथ होगी ही होगी, भले ही उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। इसको मैंने सिंप्लीफाइड करके नीचे लिखा हुआ है, द पेमेंट ऑर्डर इज स्टिल कंसिडर अनकंडीशनल, उसको हम अनकंडीशनल ही मानेंगे। इवन इफ द पेमेंट इज सेट टू हैपन आफ्टर ए सर्टेन इवेंट, भले ही पेमेंट कब क्या हो, एक किसी इवेंट के बाद होनी हो, जैसे कि इस केस में क्या था, डी की डेथ के बाद उसको पैसे मिलेंगे, दैट इज बाउंड टू अक्कर, लेकिन वो होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं, सपोज करो मैं ये बोल दूं कि ए ये बोल रहा है बी को कि जब सी की शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो होगी ही होगी, हो सकता है सी कभी शादी ना करे, तो ये कोई एक सर्टेन इवेंट नहीं है। इस केस में ये कंडीशनल हो जाएगा, अनकंडीशनल नहीं रहेगा। अनकंडीशनल होने के लिए हमेशा ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो होगी ही होगी, ऐसी इवेंट पे आधारित होना चाहिए जो होगा ही होगा। कल सूरज निकलेगा ही निकलेगा, कल सूरज उगने के बाद मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, अगर ऐसा कोई मैं प्रोमिस करता हूँ तो वो वैलिड होगा और वो अनकंडीशनल होगा, कंडीशनल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें क्या हैं, बाउंड टू हैपन ऐसी इवेंट, भले ही उसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना कर रखा हो। और ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों पे एप्लीकेबल होगा। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी दोनों पे इक्वली एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 4 पे भी और सेक्शन 5 पे भी। द सम पेएबल मे बी सर्टेन within the meaning of this section and section 4, although it includes future interest or is payable at an indicated rate of exchange or is according to course of exchange, and although the instrument provides that on default of payment of an installment the balance unpaid shall become due। ये क्या कहना चाहता, ऊपर वाला प्रोविजन बता रहा था अनकंडीशनल, जो हमने वर्ड ऊपर देखा था सेक्शन में, उसको डिफाइन किया कि अनकंडीशनल किस किस सर्कमस्टांस में होगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एक सर्टेन सम के लिए ही आप कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बना सकते हो। ऐसा नहीं लिख सकते कि मेरे को उसको कुछ रुपए देने हैं, कुछ नहीं कह सकते, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन सर्टेन सम की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सर्टेन सम की डेफिनेशन में आता है कि अगर सपोज करो आपने ये डिसाइड कर रखा है कि 12% इंटरेस्ट रेट होगा, 10,000 रुपये के ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब 12% इंटरेस्ट रेट जरूरी नहीं है आपने कैलकुलेट करके प्रोमिसरी नोट में लिखा है, सिर्फ बोल दिया कि 12% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, तो वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। या फिर हमने कोई प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट है, सपोज करो कि कोई डॉलर के रिगार्डिंग एक्सचेंज रेट प्री डिसाइडेड है, या फिर फ्यूचर में भी जो भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। तो सर्टेन सम के अंदर ये कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी। जस्ट बिकॉज उसके अंदर ये लिखा है कि जो भी इंटरेस्ट इसके ऊपर इस अमाउंट के ऊपर बनता होगा वो मैं दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्टेन सम नहीं है। सर्टेन सम की डेफिनेशन के अंदर ये कुछ चीज़ें आती हैं। अब एक ये पैराग्राफ है, ये भी सेक्शन 4 और 5 पे दोनों पे एप्लीकेबल होगा, और इसके रिगार्डिंग तो एक केस लो भी है, डीयू के केस मेट में आपको मिल जाएगा, पहला ही केस लो है। केस का नाम है पुन्नु स्वामी चेत्यार वर्सेज पीवी चेत्यार। एक बार इस प्रोविजन को समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा इस केस में क्या हुआ था। द पर्सन टू हुम इट इज़ क्लियर दैट द डायरेक्शन इज गिवन और दैट पेमेंट इज टू बी मेड मे बी ए सर्टेन पर्सन। अब हमने देखा था प्रोविजन में, दोनों ही प्रोविजन में, सेक्शन 4 में भी 5 में भी, पहली चीज़ तो हमने देखी थी कि अनकंडीशनल, दूसरा हमने देखा था सर्टेन सम, और तीसरा हमने देखा था कि सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को ही पैसे दिए जाएंगे। उस सर्टेन पर्सन को इसमें बताया गया कि सर्टेन पर्सन को हम कैसे पता करेंगे कि वो है ही कौन। अगर सपोज करो कोई नाम गलत लिख दिया मैंने, या उस पर्सन को पता नहीं है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि XYZ का लड़का, बड़े वाला लड़का या छोटे वाला लड़का, उसको मैं इतने पैसे दूंगा, इस तरीके का अगर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो क्या एक वो वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा? तो इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एक वैलिड
प्रोमिसरी नोट या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। सो द पे इज कंसिडर्ड ए सर्टेन पर्सन इवन इफ देयर नेम इज मिसस्पेल्ड और दे आर डिस्क्राइब्ड इन जनरल वे। हो सकता है गांव में उसका एग्जैक्ट नेम हमें ना मालूम हो, जो उसका घर का छोटा नाम होता है वही हमें मालूम हो और वो मैंने उसके ऊपर लिख दिया, तो भी वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट बनाएगा। पेई के नाम के रिगार्डिंग है, यहाँ पे मेकर के नाम के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि मेकर को तो खुद पता होता है बनाने वाले को कि मेरा नाम क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो पेई का नाम अगर मिस स्पेल्ड भी हो गया तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं रहा। तो पुन्नुस्वामी चेतियार वर्सेज पीवी चेतियार में ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसके लड़के के नाम पे बनाया गया था और लड़के का बस डिस्क्रिप्शन लिखा था कि XYZ का लड़का है, उसके नाम पे वो प्रोमिसरी नोट बनाया था। तो उसके 3 लड़के थे। अब ये कन्फ्यूजन अराइज होता है कि किस लड़के के नाम पे बनाया गया था। तो जब जो मेकर है जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया था उसको ये अवेयर था वो किसके नाम पे बना रहा है, तो यहाँ पे बोनाफाइड इंटेंशन उसकी ये थी कि वो फ्रॉड करना चाह रहा था, उससे लाइबिलिटी से बचना चाह रहा था। तो कोर्ट ने ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि पेई का नाम एकदम एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन से भी अगर पता चलता है कि वो कौन है तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग एविडेंस भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और एविडेंस से अगर पता चलता है कि हाँ इसी पर्सन के रिगार्डिंग बनाया गया था तो वो एक वैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोमिसरी नोट ही इटसेल्फ इनवैलिड। ठीक है, आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और मुझे ऐसी उम्मीद है कि एक एक वर्ड आपको बेयर एक्ट का समझ में आया होगा। इसके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।